नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अस्कांत एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो परीक्षा पुनर्नियोजित होने वाली है, उसके अगले सेशन में हम आपको वर्णमाला का ये सीरीज लेकर आ रहे हैं और वर्णमाला पर आपको प्रश्न भी कराए जाएंगे। वर्णमाला एक बड़ा टॉपिक है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में जो पेपर हुए थे उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार उसकी प्रायिकता थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वर्णमाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्णमाला और वर्ण विच्छेद के बाद से ही अगर आप देखेंगे तो आपका संधि भी तैयार होता है। तो वर्णमाला हमारा जो ये सीरीज रहने वाला है, वर्णमाला के लिए अगर हम देखें तो आपको कम से कम 2 लेक्चर चाहिए वर्णमाला के लिए, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और इसमें वर्णमाला को हम बेसिक स्तर से समझते हुए चलेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्प मिलता रहे हमारे परीक्षा में। और प्रश्न जो भी आपको कराए जाएंगे, यकीन के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ बता रहा हूं, हिंदी में 35 प्लस करके आएंगे। सभी वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब और उसको लाइक कराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और हिंदी के PDF नोट्स के लिए, हिंदी के नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है और जो सेशन आपके लाइव चल रहे हैं उसमें आपका UPP का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और इसके बाद आपका VPO का भी कराया जाएगा। तो व्यस्तताओं के चलते और ये आपके वीडियो जो हैं आपको डेली अपलोड हो रहे हैं, डेली आपको देखने को मिले हैं और लाइव सेशन में हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं, वर्णमाला पर चर्चा करते हैं एक बार। देखिए आपका वर्णमाला, ये आपका सीरीज है, ये वर्णमाला हमें पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, आपका समय बचाने के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, उसको स्किप के मोड में और उसको 1x 2x पे भगाने की बजाय उसको आप आराम से देखें ताकि आपके प्रश्न न गलत हों। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में हिंदी ध्वनि एवं वर्ण व्यवस्था। हिंदी ध्वनि एवं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि किसी भाषा का निर्माण वर्ण या ध्वनि की सहायता से होता है। किसी भी भाषा का निर्माण जो है आपका, वो वर्ण या ध्वनि की सहायता से होता है। आगे देखेंगे, भाषा रूपी भवन की बुनियाद, यानी जो बेस है, भाषा रूपी भवन की बुनियाद ध्वनि से ही बनी होती है। सभी वर्ण मानव जिह्वा का आधार लेते हैं, तभी ध्वनियों का जन्म होता है। सभी वर्ण मानव जिह्वा का आधार लेते हैं, तभी किसका जन्म होता है? वर्णों का जन्म और ध्वनियों का जन्म होता है। महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है ये देखिएगा, वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में, वर्ण जो है लिखित भाषा में, वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में अधिक होता है। तो वर्णों का प्रयोग, देखिए लिखा आपके स्क्रीन पे कि वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में अधिक होता है, जबकि ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने में होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिया जा रहा है कि देखिए, बिना आप देखेंगे, ध्वनि किसी भाषा का निर्माण वर्ण या ध्वनि की सहायता से होता है। भाषा रूपी भवन की बुनियाद ध्वनि से ही बनी होती है और सभी वर्ण मानव जिह्वा का आधार लेते हैं, तभी ध्वनियों का जन्म होता है। और महत्वपूर्ण आपका क्या है कि वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में होता है, जबकि ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को हमारे बाद में देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्ण, देखिए वर्ण से तात्पर्य अक्षर रंग जाति से है। ये 2018 में UPP में पूछा हुआ सवाल था अनेकार्थक शब्दों में कि इनमें से वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता? रंग, अक्षर, जाति और आकाश। और आपको पता है उसका आंसर आकाश था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो वर्ण से तात्पर्य, यहाँ हम अक्षर से देखेंगे। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अ है, ई है, व है, च, तो अ, ई, व, च। अन्य खंडों में इसको विभाजित नहीं कर सकते, सिंपल में होता है। जैसे राम लिखा है, राम शब्द में अगर आप देखेंगे 2 ध्वनियां हैं, एक रा है और एक म है, 2 ध्वनियां हैं और इनका भी खंड होगा। इनका खंड कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया, र धन आ, अधन म धन अ। अब इनके कितने खंड हो गए? टोटल 4 हो गए। अब इससे ज्यादा इसके खंड इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखिएगा कि
वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और देखिए राम में 2 शब्द थे और इनका खंड हमने 4 तरीके से किया, अब इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आगे देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए वर्णों के मेल से ही शब्द समूह का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, म धन छ धन अ धन ल धन बड़ी की मात्रा तो मछली, म धन अ, ये वर्ण ही तो हैं। वर्ण ही ये है जो शब्दों का आप निर्माण जो है वो वर्णों के मेल से ही शब्द समूह का निर्माण होता है। मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है हमारी हिंदी। और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। अंग्रेजी के अल्फाबेट में हम देखते हैं 26 और हिंदी में जस्ट उसका डबल हो जाता है, 52 है। अब देखिए मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इनके उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं और इनके उच्चारण और व्यवस्थित समूह को, क्रम समूह जो उच्चारण का समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग निर्धारित होती है। हिंदी वर्णमाला में 52, ठीक है। अब देखिए स्वर और व्यंजन में इनको डिवाइड किया गया है। स्वरों की संख्या देखिएगा आपका अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 हो गई। और ये 52 काउंट करके दिखाएंगे क से लेकर प वर्ग तक का, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ये 5 गुणे 5 रो और कॉलम में सेम होते हैं, तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो क ख ग घ अंग क वर्ग में, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। अब उसके बाद से अंतहस्त, अंतहस्त की संख्या 4। यर लव कितने होते हैं? 4 होते हैं यर लव। और उसके बाद उष्म, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इनको। ये आगे हम व्यंजन के वर्गीकरण में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको वर्णों के अंतर्गत इसको बता रहे हैं, टोटल काउंटिंग बता रहे हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। उस व्यंजन भी संख्या 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स और ह, तो स और ह। इसके बाद से देखेंगे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। द्विगुण, द्विगुण को आप देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। हम व्यंजन का वर्गीकरण अलग से लेके आएंगे, आपको उसमें बताएंगे। द्विगुण, द्विगुण में 2 होते हैं और एक अनुस्वार और एक आप देखेंगे विसर्ग होता है, अंग और अह। तो इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 2 4 4 8 8 4 12 4 16 और 16 और 25 41 और 11 52, यानी 11 स्वर हैं टोटल और व्यंजन उसके बाद बचे कितने टोटल? 41। तो ये 11 और 41 जोड़ देंगे तो हमारा ये 52 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद। अब हमें स्टार्ट करना है यहां से वर्ण के भेद। वर्ण के देखिए 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और स्वर लिखा हुआ यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। स्वर क्या कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में बाधा नहीं उत्पन्न होती, अथवा हमारी नाक से जो वायु जाती है और उसमें बिना किसी अवरोध के वो बाहर निकलती है, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। अथवा जिनके उच्चारण में, देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है, अथवा जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और इनका निर्माण किसी की सहायता से नहीं होता, ये स्वतंत्र हैं, ठीक है, हो, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर
कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। 11 है। कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। 11वें स्वर को हम लिख लेते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये स्वर हैं जिनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो ये स्वर के बारे में हो गया कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है, या जो बिना किसी के सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे स्वर को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। अंग्रेजी में स्वर को वॉवेल कहते हैं। और अंग्रेजी में उसकी संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये अंग्रेजी का हो गया और ये आपका हिंदी है। आगे चलते हैं इसमें। अब स्वर का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं इसको। पहला इसका जो पहला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से देख लेते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम अ और आ, अ और आ, अ और आ, इसका उच्चारण स्थान अ, आ बोल के देखेंगे। अ, आ, कंठ, कंठ होगा, बिल्कुल राइट। अ और आ का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। छोटी, बड़ी, इसका उच्चारण स्थान ई, ई, जी हवा आगे आकर निचले तालु पर टच करती है तो इसको तालु कहते हैं। तो ये छोटी और बड़ी किस में आएगा? तालु में आ जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोलकर अगर हम देखें तो ऊ ये ओष्ठ, ओष्ठ है। क्या है ये? ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ है ये। री का उच्चारण स्थान, तो री में क्या होता है? जिह्वा एक बार ऊपर जाकर झट से नीचे आती है, जिसको हम मूर्धा कहते हैं। और ट, ठ, ड, ढ अगर आप बोलेंगे तो जिह्वा एक बार ऊपर और एक बार फट से नीचे आती है, इसको हम मूर्धा कहते हैं। तो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अगर अब हमने इसका यहां तक देखा। अब हम देखते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ए जी हवा इसमें आ गया और कंठ का भी प्रयोग होता है। ए, ऐ, ओ, औ, तो एक हो जाएगा आपका कंठ तालु, और ध्वनि को कहेंगे कंठ तालव्य। और ये उच्चारण स्थान है कि कंठ को कंठ कहेंगे, तालु को तालव्य कहेंगे, ओष्ठ को ओष्ठ कहेंगे। अगर हम यहां पर ओष्ठ ना, ये हटा देते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ को ओष्ठ कहेंगे और तालु को तालव्य कहेंगे, कंठ को कंठ कहेंगे और कंठ तालु को कंठ तालव्य कहेंगे और कंठ ओष्ठ को कंठोष्ठ कहेंगे। तो ओ और ओ का हो जाएगा आपका कंठ, और ओ ओठ गोल, और औ आपका कंठ, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। और इस ध्वनि का नाम कंठोष्ठ हो जाएगा। ए और ए का कंठ तालव्य हो जाएगा। तो ये आपका उच्चारण, अब देखेंगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये आपका स्वर का वर्गीकरण पहला हो गया। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, आप इसको देख सकते हैं एक बार। बहुत ही आसान और सहज भाषा में इसे बताया गया है और इसके लाइव सेशन के माध्यम से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं।
पहला हमने देख लिया, अब दूसरा हम देख लेंगे। दूसरा है ये जिह्वा की स्थिति के अनुसार जिह्वा की स्थिति के अनुसार इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अग्रस्वर, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य स्वर, और तीसरा आपका हो जाएगा पश्च स्वर। अब देखिए, एक दिया है आपका अग्रस्वर, एक दिया आपका मध्य स्वर, और एक क्या दे दिया, पश्च स्वर। अग्र है, मध्य है और पश्च है। अग्र का मतलब जिह्वा, जब आप किसी ध्वनि या स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा आगे की तरफ आती है तो उसे अग्र स्वर, जहां कांस्टेंट बीच में स्थिर रहती है उसको मध्य स्वर कहते हैं। हालांकि बीच में एक ही होता है, अ बोलेंगे तो जिह्वा स्टेबल है वहां पर, अ, ठीक है। और पश्च का मतलब जहां उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि जिह्वा के हिसाब से पीछे की तरफ ढकेली जाती है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए, मध्य स्वर में सिर्फ आपका एक ही आता है और वो क्या है, अ है। अब अग्र स्वर में कौन कौन आएगा, अग्र स्वर में लिख लेते हैं, छोटी बड़ी ई, ए और ऐ, ये आपका अग्र है, यह मध्य है। और री का उच्चारण स्थान हमने पहले ही मूर्धा वो बता दिया है, उसमें मूर्धा है। पश्च स्वर में जो बचता वो नोट कर लेते हैं, कौन कौन बचेगा। अब बोलते हैं आ बोलते हैं, जिह्वा की तरफ पीछे ढकेला था आ, उसके बाद आ के बाद से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो मध्य स्वर में है अ, पश्च स्वर में है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और अग्र स्वर में है आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये आपका जिह्वा की स्थिति के अनुसार ये आपका वर्गीकरण है स्वरों का। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है आपका कि उच्चारण स्थान हमने देख लिया, हमने जिह्वा की स्थिति देख ली, और अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है उच्चारण समय के अनुसार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और प्रश्न इससे फिक्स है, बनते ही बनते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग दिखेंगे क्या, उच्चारण समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार इसे देखेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कौन सा स्वर है, हरस्व। दूसरा दे देगा इसमें दीर्घ स्वर, और तीसरा इसमें कौन सा दे देगा, प्लुत स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर हमने देखा था जिह्वा की स्थिति के अनुसार, और उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमने देखा था कंठ था, तालु था, आपका मूर्धा था, उसके बाद से हमने ओष्ठ देखा, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ देखा। यहाँ पर हमने देखा उच्चारण समय के अनुसार कि इस उच्चारण में समय कितना लगता है। तो देखिए, हरस स्वर की बात करें अगर हम, हरस स्वर, इसके हम आगे लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके उच्चारण में समय सबसे कम समय लगता है।
दीर्घ स्वरों में क्या होता है? ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय। और प्लुत, हालांकि प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है वह संस्कृत तक ही सीमित होता है, हिंदी में इसकी बहुत उपयोगिता नहीं होती है। और इनके में अगर आप देखेंगे उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना, यानी सबसे अधिक समय किसमें लग रहा है? सबसे अधिक समय लग रहा है प्लुत स्वर में। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या, कुल स्वरों की बात करें, इनकी संख्या, इनको कहते हैं, ये इनकी संख्या कितनी है? 4। और ये मूल स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। इनका अगर आप देखेंगे तो इनका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं हो जाता है। एक स्वर अगर आप देखेंगे, आगे हम बताएंगे, जो आपका संयुक्त स्वर है उसमें सजातीय और विजातीय होता है, और यही चीज़ हम संधि में देखते हैं। तो दीर्घ संधि अगर आप देखेंगे जिसमें संधि में और अ मिलकर उनका रूप बड़ा हो जाता है, आ हो जाता है। और जब वो विजाती में जाते हैं तो गुण में तरफ चले जाते हैं, अ को ई से जोड़ते हैं तो ए हो जाता है, और अ को ऊ से जोड़ते हैं तो ओ हो जाता है। जैसे महाधन उत्सव महोत्सव, सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर, अमर धन ईश अमरेश, ये तमाम आप देखेंगे उसमें। ठीक है, तो इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इनकी संख्या 4 है, और इनको मूल स्वर कहते हैं। इसके अलावा इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक का मतलब इसमें कोई मात्रा आपका नहीं होता, इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। अ है, अ, ई, उ, री। अब यही 4 मेन स्वर हैं आपके, जिनमें री का प्रयोग आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन अ, ई और उ का प्रयोग व्यापक स्तर पर आपका होता है। दीर्घ स्वर की तरफ बात करें, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गई, और दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाती है 11 में से अगर आप देखेंगे तो 4 यहाँ तो 7 यहाँ। दीर्घ स्वरों में देखेंगे इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर अगर आप कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 7। इनको बांटा कैसे गया है? 2 तरीके से। एक हो जाता है आपका मूल दीर्घ, ये क्वेश्चन 2018 के यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था और वहां पर समझ में नहीं आ रहा था। और एक मूल दीर्घ के बाद से आपका आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, और 7 में से 4 गया तो बचा 3। मूल दीर्घ क्या होते हैं? द्विमात्रिक स्वर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मात्राएं डबल होती हैं। और द्विमात्रिक में मूल दीर्घ, कुल दीर्घ की संख्या कितनी है आपकी? 7 है। और कौन कौन है देखेंगे तो आपका हो जाएगा आ, उसके बाद से बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। अब इनमें 3 मूल दीर्घ हैं और 4 संयुक्त है। तो मूल दीर्घ में देखिए कौन है? आ, बड़ी, बड़ाऊ। और ये बना कैसे है? अ धन अ। अब इसी को हम कहीं कहीं आप देखे होंगे, आपको किताबों में लिखा रहता है सजाती और विजाती स्वर। तो सजाती का मतलब जिसमें सेम सेम मिलकर उनका रूप बड़ा हो जाए, अ धन अ बराबर आ हो जाए, छोटी ई धन छोटी बराबर बड़ी ई हो जाए, छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ हो जाए। तो देखेंगे आ का देखिए अ धन अ से मिलकर बना है छोटी ई, और छोटी ई मिलकर बड़ी ई, छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ बन जाता है। अब संयुक्त स्वर का मतलब क्या? 2 भिन्न स्वरों के, तो 2 भिन्न स्वर मिलते हैं इसमें। तो पहले मिलता है अ के साथ ई, अ के साथ ई मिलता है तो ए बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं गण धनीश बराबर गणेश और नर धनिंद्र बराबर नरेंद्र। अब यहाँ पर अ के साथ इसी ए को हम उठा लेते हैं, अ के साथ ए को, तो ये बन जाता है ए।
उसके बाद हम अ के साथ ऊ को जोड़ते हैं, अ के साथ ऊ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है ओ, और उसी अ के साथ हम ओ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है औ बन जाता है। तो ये चार जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं, इनको विजातीय भी आप कह सकते हैं। और देखेंगे इनका प्रयोग आपका देखेंगे ए और ओ का प्रयोग जो होता है, जहां पे मात्राएं सिंगल हैं ए और ओ का प्रयोग गुण संधि में, और ए और औ का प्रयोग आपका वृद्धि संधि में होता है, जहां मात्राएं डबल हो जाती हैं। अगर मात्रा सिंगल है ए ओ अर गुण में आता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इसमें एक बार फिर से देख लें। मूल दीर्घ की संख्या 3 है और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय अधिक लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इनमें इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मूल दीर्घ और एक संयुक्त दीर्घ। मूल दीर्घ की संख्या आपकी 3 होती है, जो अ धन अ से मिलकर आ बन गया, छोटी धन छोटी से मिलकर बड़ी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। उसी तरह से संयुक्त स्वर 2 भिन्न स्वरों के मेल से जब बनते हैं तो अ को ई से जोड़ते हैं तो ए बनता है, उसी ए को फिर में अ में मिला देते हैं तो ए बनता है, अ के साथ ऊ को मिला देते हैं तो ओ बनता है, और उसी अ को ओ से मिला देते हैं तो औ बन जाता है। और लास्ट में आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखते हैं क्या है, हर्ष की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत तक सीमित है। इनका प्रयोग संस्कृत तक सीमित है और इनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा कितना 3 गुना समय अधिक लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिंबल होता है जिसको हम ऐसे कहते हैं रिप्रेजेंट, और इसका प्रयोग संस्कृत तक सीमित है, जिसमें हम लिखते हैं ओम। तो ओम, ओम हम कभी ये नहीं कहते हैं, ओम ओम नहीं कहते हैं हम कभी। ओम प्रकाश किसी का नाम है तो ओम ओम नहीं कहते हैं, ओम प्रकाश कहते हैं। ओ का उच्चारण दीर्घ रूप हो जाता है, ओ का उच्चारण 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है। ओम हम ऐसे कहते हैं, ओम नहीं कहते हैं, ओम कहते हैं। तो याद रखिएगा यह प्रयोग, ये इसका यह आपका सिंबल है, यह इसका प्रतीक चिन्ह है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, यहां पर हमने देखा जो ह्रस्व स्वर है छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में अगर हम देखेंगे तो ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। जहां मात्रा हमको गिननी होती है, इसीलिए अ छोटी ई और छोटा ऊ पर मात्रा 1 गिनते हैं, आ बड़ी ई बड़ा ऊ पर मात्रा डबल गिनते हैं। तो ये हमारा स्वर का वर्गीकरण था। अगली बार हम जब स्वर का वर्गीकरण एक बार फिर लेकर आएंगे तो उसमें व्यंजन को भी डिफाइन करना है। तो वर्णमाला की क्लास जो है ये कम से कम आपको 2 क्लास में वर्णमाला को कंप्लीट किया जाएगा। हमने आज वर्ण पर चर्चा की, स्वर पर चर्चा की और स्वर के वर्गीकरण को देखा। और इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।